और आज फिक्र का फोकस भारत के दो पड़ोसी देशों पर है। वो पड़ोसी देश जो भारत की तरक्की से ईर्ष्या करते हैं और इस चक्कर में अपने ही देश का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। एक पड़ोसी देश तो पाकिस्तान ही है, इसमें कोई आपको बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं जो इस बात से खींच गया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने आखिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार क्यों कर दिया। और इसी खींच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक बहुत छोटी हरकत कर दी। यकीन मानिए शर्म आती है। आईसीसी ने जब आधिकारिक दौरे के लिए चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान भेजा तो पीसीबी ने इसकी नुमाइश पाकिस्तान के दूसरे शहरों के अलावा पीओके में भी कराने का ऐलान कर दिया। वही पीओके जो भारत का है, भारत का अभिन्न अंग है और जिस पर पाकिस्तान का दशकों से अवैध कब्जा है। दूसरा पड़ोसी देश अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह बांग्लादेश ही है, जहां की फिजाओं में हिंदुओं से नफरत इस कदर घुल चुकी है कि अब इस्कॉन को ही आतंकी संगठन बताने का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इन दोनों वीडियोस के बीच में से अगर मैं हट जाऊं तो ऐसा लगेगा ये मिरर रिफ्लेक्शन है, लेकिन जैसे मैं अटका हूं ऐसे ही भारत भी बीच में है, इन दोनों को इनकी हैसियत बताने के लिए। खैर, आज बांग्लादेश में जो हुआ वहां पर सबने शर्मसार कर दिया। सार्वजनिक मंचों से इस्कॉन से जुड़े लोगों को मार डालो, काट डालो वाली धमकियां खुलेआम दी जा रही हैं। वहां इस्कॉन के लोग इन धमकियों से दहशत में हैं। हम इन दोनों पड़ोसी देशों से आई ये दो बड़ी खबरें आपको फिक्र के लेंस से दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात हिंदुओं के विरुद्ध बांग्लादेश में बढ़ती मजहबी कट्टरता की कर लेते हैं, जिस पर यूनुस सरकार ने जानबूझकर खामोशी की चादर ओढ़ रखी। कल हमने आपको इसी शो में दिखाया था कि बांग्लादेश कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनने के लिए अब अपने संविधान से ही धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा सकता है। इस खबर पर कुछ अनभिज्ञ लोगों की प्रतिक्रियाएं थीं कि इससे भला अल्पसंख्यक हिंदुओं का क्या ही कोई नुकसान होगा। लेकिन आज देखिए, वहां से एक ऐसी खबर आई जिससे सिर्फ इस्कॉन से जुड़े लोगों को ही नहीं बल्कि वहां रहने वाले 1,30,00,000 अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी डरा दिया। बांग्लादेश के ढाका से वायरल ये वीडियो देखिएगा। प्रेस क्लब के बाहर का दृश्य है, वहां सैकड़ों की भीड़ जमा थी। इस भीड़ में इस्कॉन के विरुद्ध नफरती नारे लगाए जा रहे थे। इस्कॉन पर प्रतिबंध ना लगाने पर यहां के भक्तों की बेरहमी से हत्या कर देने की धमकियां दी जा रही थीं। इस्कॉन के भक्तों को पकड़ो फिर कत्ल करो जैसे भड़काऊ नारे लग रहे थे और इस्कॉन से जुड़े लोगों को दिन दहाड़े खुलेआम खून की नदियां बहा देने वाली धमकियां दी जा रही थीं। अफसोस इस बात का है कि तस्वीर में वो जो एक शख्स दिखाई दे रहा है आपको, जो कई सालों से अमेरिका में था, नोबेल प्राइज जीत चुका है, वो खामोश है। मुंह बंद है, आंख बंद है, नाक बंद है, कान बंद, सब कुछ बंद करके रखा है। इंटरनेट पर मौजूद इस वीडियो को जब पूरी दुनिया देख सकती है तो कम से कम ऐसा तो नहीं होगा कि इस्कॉन के विरुद्ध ऐसे भड़काऊ नारों की भनक यूनुस सरकार को ना लगी। लेकिन नकली शांति दूत मोहम्मद यूनुस इसके बाद भी चुप है। सरकार की ओर से इन कट्टरपंथियों के खिलाफ ना कोई एक्शन दिखा है ना रिएक्शन दिखा है। ऐसे में यह लगता है कि जब यही कट्टरपंथी लोग एक दिन हकीकत में इस्कॉन मंदिर के अंदर घुसकर खून की नदियां बहा देंगे, मोहम्मद यूनुस तब भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये भयानक दृश्य उनके आका पाकिस्तान को पसंद है, कट्टरपंथी संगठन जमात को पसंद है। जमात की ही छत्र छाया में पलने वाले कट्टर संगठन हिफाजते इस्लाम और इस्लामिक उलेमा काउंसिल इस्कॉन को बैन करने की मांग से लेकर जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं और इस्कॉन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अव्यवस्था फैलाने वाला ग्रुप बता रहे हैं। हिंसक धमकियां सुनने के बाद बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने यूनुस सरकार से जो चुभने वाले सवाल पूछे हैं उन पर पूरी दुनिया को ध्यान देने की जरूरत है। तस्लीमा नसरीन ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और पूछा, हिफाजते इस्लाम ने आतंकवाद का आह्वान किया है, वो इस्कॉन के सदस्यों को मारना चाहते हैं, क्या इस्कॉन एक आतंकवादी संगठन है कि इसे बैन कर देना चाहिए? क्या इस्कॉन के सदस्यों ने कभी जोर जोर से हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते हुए किसी की जान ली है? इस्कॉन पूरी दुनिया में मौजूद है, उसने कभी हिंसा नहीं भड़काई है। इस्कॉन को किसी और देश में ऐसे मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा है? सोचिए,
तस्लीमा नसरीन की पोस्ट में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के विरुद्ध आक्रोश है। वहीं दूसरी तरफ खून की नदियां बहा देने वाले नारों को सुनने के बाद इस्कॉन के लोग भयभीत हैं। बड़ा ऑब्वियस है, नेचुरल है। बांग्लादेश में इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने इससे जुड़ा वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने मोहम्मद यूनुस को इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा नहीं करने पर वो इस्कॉन के भक्तों को पकड़ना और बेरहमी से मारना शुरू कर देंगे। आप 32 शब्द की इस पोस्ट में इस्कॉन के लोगों में बढ़ते खौफ का अंदाजा लगा सकते हैं और यह अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इस धमकी के बाद पूरी दुनिया में यूनुस सरकार की बेइज्जती किस कदर हो रही है और उनसे कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इस्कॉन के बारे में किसी को कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, कट्टरपंथियों के बारे में, उनके बारे में पता है कि बांग्लादेश में किस तरह से झूठे मनगढ़ंत कहानियां सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर, इंस्टा पर और ट्विटर वगैरह पर डाल करके और वहाँ के जिहादी तत्वों को उकसाने की कोशिश की गई। उनको भी सावधान रहना पड़ेगा और उनके नेतृत्व को भी इस बारे में गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हम पूरी तरह से बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं। हमने संसद में भी बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार की आवाज उठाई। हम आज भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं और लड़ रहे हैं कि वहाँ पे जो है हिंदुओं का सम्मान होना चाहिए। एक अलग देश में बैठकर साउंड बाइट देना, उनके साथ रहना, उनका अपना साथ दिखाना एक अलग बात है और वहां पर सिचुएशन को फेस करना एक अलग बात है। अफसोस इस बात की है कि जितने भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर के, वो भी चुप होकर बैठा है। अब उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। खैर, अब हम आपको बताते हैं कि इस साजिश को रचने की शुरुआत कहां से हुई, इस साजिश की नींव कहां पर पड़ी। बांग्लादेश में एक जगह है चिटगांव, आपको याद होगा, बड़ा हिस्टोरिकल जगह है। यहां बीते 5 नवंबर को जमात इस्लामी संगठन से जुड़े एक व्यापारी ने फेसबुक पर इस्कॉन को आतंकी समूह बताने वाली एक फर्जी पोस्ट लिखी। इसके बाद वहां पर तनाव बढ़ा और उस व्यापारी के घर के बाहर सैकड़ों हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। हमने आपको दिखाया था ये। बाद में 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले की घटना देखें तो 25 अक्टूबर को हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रही कट्टरता के विरुद्ध इसी चिटगांव में इस्कॉन ट्रस्ट के सचिव चिन्मय दास ने एक रैली की थी और बाद में पुलिस ने उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया था। इस्कॉन के विरुद्ध नफरती माहौल तभी से ज्यादा बना हुआ है और अब तो बाकायदा इस्कॉन पर प्रतिबंध ना लगाने पर इसके सदस्यों को खुलेआम जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे वाले विवाद का मीटर फिर ऊपर जाने लगा है। हफ्ते की शुरुआत में जब एक है तो सेफ है वाले नारे का ग्राफ ऊपर गया तो लगा कि अब तो यही नारा चलेगा। नारे पर अंदरूनी टकराव की चर्चा फिक्स हो गई है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाला मसला फिर से सीन में लौट आया है। धुआंधार प्रचार के बीच महायुति के सहयोगी अजीत पवार तो पहले ही सवाल उठा रहे थे, अब बीजेपी के अंदर से भी इस पर मतभेद वाले सुर सुनाई दे रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे पर छोटे नेता नहीं बल्कि महाराष्ट्र बीजेपी के तमाम दिग्गज ही बट गए। तो चलिए पहले देख लेते हैं किन की क्या राय है। अजीत पवार के बाद बीजेपी में मतभेद की शुरुआत पार्टी की महिला चेहरा पंकजा मुंडे ने की। उन्होंने कहा, एक नेता के काम इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना बनाना है, इसीलिए हमें महाराष्ट्र में इस तरह का कोई मुद्दा लाने की जरूरत नहीं। इसी साल फरवरी में कांग्रेस से बीजेपी में आए अशोक चौहान ने पंकजा मुंडे के बयान के बाद विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह नारा सही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि लोग इसे पसंद करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं इस नारे के पक्ष में नहीं हूं। बीच प्रचार जब पार्टी के अंदर सुर उठे तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस नारे का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगी इस नारे का असल मतलब नहीं समझ पाए। अजीत पवार दशकों तक हिंदू विरोधी विचारधाराओं के साथ रहे, इसलिए उनको जनता का मूड समझने में वक्त लगेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बचाव करते हुए इस नारे को नया विस्तार दिया। उन्होंने कहा कि हमें बटेंगे तो कटेंगे नारे का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए, बल्कि आतंकवाद और देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी में बटेंगे तो कटेंगे पर समर्थन और विरोध का स्कोर 50-50 है। वैसे फडणवीस ने अजीत पवार को नसीहत भी दी तो उन्होंने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। अजीत पवार ने कहा, सबका साथ सबका विकास का मतलब सभी का
विकास है। बीजेपी के कई नेताओं ने नारे का विरोध किया। महाराष्ट्र में इस तरह के नारे की जगह नहीं। बटेंगे तो कटेंगे पर बयानों का ताजा एपिसोड आप सुनिए, फिर इसका सियासी समीकरण भी आपको बताएंगे। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। जहाँ तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदू विरोधी है। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं। हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए। सबने जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। लेकिन ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। ये महाविकास आघाड़ी है, हम तीनों एक साथ है, हम एक है और आपसे ज्यादा सेफ है। सरकार हमारी बन रही है तो उनका कोई फायदा ही नहीं है। शिंदे और अजित पवार का काम हो गया, अभी अब निकाल देंगे उनको। ये कोई अधिकृत बयान बीजेपी से किसी का नहीं है। ये शायद बाहर से कोई बयान, झूठे बयान करवा रहा है। बीजेपी ने अपने आप को इससे डिस्टेंस किया है। भाजपा के कोई नेता ने ऐसा बयान नहीं किया है। हम बटेंगे तो हमारे पॉकेट कटेंगे, इसलिए हमें बटना नहीं है ताकि हम अपना पॉकेट कटने से बचा सकें। लोगों ने अपने अपनी दृष्टि से देखा, हमने इसको ऐसे देखा कि अगर हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हम लोगों को काटेंगे, पाकिस्तान वाले हम लोगों को काटेंगे, हम लोगों को विदेशी ताकतें काटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे का नारा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र की अपनी रैलियों में दिया। इसके पोस्टर भी लगे, लेकिन महायुति के सहयोगियों को यह चुभ गया। सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों पार्टी के अंदर इस पर दो खेमे हो गए? इसके पीछे कहीं ना कहीं वोटों का जो गणित है वो समझना जरूरी है। महाराष्ट्र की कुल 11.24 करोड़ की आबादी में 1.5 करोड़ मुस्लिम है। मतलब आप ये समझ लीजिए करीब 10% के आसपास है। यहां की 288 विधानसभा सीटों में 38 ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% है। इनमें भी 9 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। यानी सवाल 38 सीटों का है जो सरकार का समीकरण बनाने और बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कुछ चुनावी सर्वे एजेंसियों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में वोटिंग का ट्रेंड बताता है कि मुस्लिम वोटों का झुकाव कांग्रेस और उसके साथ खड़े दलों की तरफ रहा। कांग्रेस का मुस्लिम वोट शेयर 33% से बढ़कर 38% हो गया, जबकि उसके सहयोगियों का मुस्लिम वोट शेयर 19% से बढ़कर 42% हो गया। अगर इसका औसत निकालें तो इंडिया गठबंधन का मुस्लिम वोट 28% बढ़ा है। वैसे भी कांग्रेस के बाद मुस्लिम वोटरों की पसंद एनसीपी है। मुस्लिम इस पार्टी को वोट देते रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो अजीत पवार से छिटक गए। शायद इसीलिए विधानसभा चुनाव में वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे का नारा कहीं ना कहीं एक समुदाय विशेष के खिलाफ जाता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर टिकटों के वितरण की बात की जाए तो बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है, लेकिन अजीत पवार ने 5 कैंडिडेट को टिकट दिया और कांग्रेस ने 9 को। लेकिन ओवैसी साहब, जिनकी अगली खबर हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने 16 को टिकट दिया है, 16 मुस्लिम कैंडिडेट्स को। हमारी दूसरी खबर, चुनावी खबर जो है वो महाराष्ट्र से ही है। कल हमने आपको असदुद्दीन ओवैसी का महंगाई वाला राजनीतिक रेट कार्ड दिखाया था। आज आपको उनके ठेले वाला प्रचार दिखाते हैं जिसका फोकस महंगाई पर है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में वो अपने उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान महंगाई पर लगातार सरकार को घेर रहे ओवैसी ठेलों पर सब्जी का भाव पूछते नजर आए। वो सब्जी मंडी गए, सब्जी वालों से बातचीत की। इस दौरान उनके समर्थकों का जोश काफी हाई था। ओवैसी की ठेले वाली ये पॉलिटिक्स बहुत वायरल। टमाटर कैसा किलो है? ये आलू कैसा किलो है? आलू 40 रुपए। की पल्ली? की पल्ली साहब ये 30 रुपए पाव से। 3 मिलाए तो 100 रुपए इसमें हो गए। कद्दू कैसा किलो है? कद्दू 40 रुपए। 140 हो गया। फूलगोभी 60 रुपए। 60 रुपए किलो। 200 रुपए हो गया।
ये करेला 40 रुपए। हाँ 100 रुपये हो गए। मिर्ची अरे बैगन बैगन सब खाता है। भी अच्छी है। गाजर 80 रुपए किलो था। 400 ये अदरक 40 की बहुत है, 70 की आधा किलो। यानी ये 6-7 चीजें लिए तो 500 रुपये हो जा रहे हैं। जी साहब। पूरे 1500 रुपये दे के बोला लड़ ली मैं। यही चुनाव है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप मैकडॉनल्ड्स पहुंच गए थे और यहां पर ओवैसी साहब सब्जी के ठेले पर। चुनावी राज्य झारखंड में प्रवेश करते हैं, जहां राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर आज ट्रेंड कर रहा है। यह तस्वीर झारखंड के गोड्डा की है। नेता प्रतिपक्ष राहुल हेलीकॉप्टर में बैठे तो हैं, लेकिन वो उड़ नहीं रहा है। ऑक्सीमोरॉन इसे कहते हैं अंग्रेजी में, बल्कि हेलीपैड पर जस का तस खड़ा हुआ है। उन्हें यहां से बोकारो जाना था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या उन्हें रैली नहीं करनी, क्या उन्हें भाषण नहीं देना? तो चलिए आपको बता देते हैं कि आज गोड्डा में राहुल का हेलीकॉप्टर फंस कैसे गया। दरअसल गोड्डा में सभा को संबोधित करने के बाद वो बोकारो के लिए प्रस्थान कर रहे थे। कांग्रेस का आरोप है कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं दी गई और घंटों तक उन्हें यूं ही बैठे रहकर इंतजार करना पड़ा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर आरोप लगाया कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के उड़ने में करीब 2 घंटे की देरी हुई। यह बीजेपी की मंशा को दर्शाता है, जो कांग्रेस को इस चुनाव में बराबरी का मौका नहीं देना चाहती। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा है कि दोपहर 1:15 बजे उनके हेलीकॉप्टर को उड़ना था, लेकिन इजाजत नहीं दी गई। उन्हें बताया गया कि पास के इलाके में मौजूद कुछ नेताओं की वजह से नो फ्लाई जोन है, इसीलिए अभी क्लियरेंस नहीं दी जा सकती। कांग्रेस का दावा है कि इस वजह से राहुल गांधी के दूसरे कार्यक्रम में काफी देरी हो गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जमुई में कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद वो देवघर होते हुए लौटते, इसी वजह से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस नहीं मिल रहा था। वैसे आपको बता दें कि आज विमान में तकनीकी खराबी की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी को दिल्ली लौटने में देरी हो गई। देवघर के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जिस विमान से आए थे उसमें तकनीकी खराबी आ गई, उसे वक्त रहते ठीक नहीं किया जा सका। इसके बाद पीएम मोदी दूसरे विमान के जरिए देवघर से दिल्ली आए। तकनीकी खराबी की वजह से प्रधानमंत्री को 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, बल्कि उससे भी थोड़ा ज्यादा। अब भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की फिक्र कर लेते हैं। नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स बीते 5 महीने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने साथी बुच विल्मोर के साथ फंसी हुई। दीपावली पर आए उनके शुभकामनाओं वाले संदेश और बाद में स्पेस स्टेशन से वायरल उनकी एक तस्वीर के कारण यह बहस पूरी दुनिया में छिड़ गई है कि सुनीता विलियम्स शायद बहुत बीमार हैं। काफी कमजोर मालूम पड़ रही है वो इस तस्वीर में। उनका वजन भी काफी घटा हुआ है और वो बहुत दुबली पतली दिखाई दे रही हैं। इस पर तमाम तरह के विमर्श चल पड़े हैं। उनके फैंस में भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस तस्वीर के वायरल होने के बाद पश्चिमी मीडिया ने यहां तक दावा कर दिया था कि नासा के डॉक्टर वजन बढ़ाने में उनको मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सुनीता विलियम्स एक बार फिर से दुनिया में के सामने आई और अपनी सेहत पर किए जाने वाले तमाम दावों पर एक वीडियो इंटरव्यू जारी करके सफाई दी। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में तबीयत खराब होने की बातों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि उनके शरीर में जो थोड़े बहुत बदलाव दिख रहे हैं वो असल में कड़े फिटनेस रूटीन के कारण है। उन्होंने बताया कि फिट रहने के लिए वो ट्रेडमिल पर दौड़ती हैं, एक्सरसाइज करती हैं और वजन भी उठाती हैं, लेकिन उनका वजन कम हो गया है। ये बातें गलत है। सुनीता विलियम्स ने कहा कि उनका वजन कम नहीं हुआ है और आज भी उतना ही है जितना करीब 5 महीने पहले स्पेस स्टेशन आने पर था। वैसे आप ये भी देखिए कि खंडन, सफाई, स्पष्टीकरण अब सिर्फ धरती पर ही नहीं दिए जाते, बल्कि अंतरिक्ष से भी ये होने लगा। अब फिक्र में आपको एक अनोखा दृश्य दिखाते हैं जो न्यूजीलैंड की संसद में रिकॉर्ड हुआ और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। न्यूजीलैंड की सबसे युवा सांसद, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल भी हैं, हाना ने एक विवादास्पद बिल की प्रति फाड़ते हुए वहां पारंपरिक माओरी हाका नृत्य किया। ये सांसद माइपी क्लार्क सिर्फ 22 वर्ष की हैं और वहां की यंगेस्ट हैं। और आपको यह भी बता दें कि वो माओरी समुदाय से आती हैं। उनके इस कदम से संसद की कार्रवाई अस्थायी रूप से स्थगित करनी पड़ी और उन्हें 24 घंटे के लिए निलंबित भी कर दिया गया। ट्रीटी प्रिंसिपल्स बिल 1840 में ब्रिटिश क्राउन और न्यूजीलैंड के माओरी प्रमुखों के बीच हुई वेचांगी संधि को
फिर से व्याख्या करने का प्रयास करता है जो माओरी समुदाय के अधिकारों को सीमित कर सकता है। इसीलिए इस बिल के विरोध में माओरी समुदाय और उनके समर्थकों ने देशव्यापी प्रदर्शन किए हैं और उसी प्रदर्शन का विस्तार वहां की संसद में भी देखने को मिला। आपने अक्सर ये नृत्य न्यूजीलैंड की सॉकर टीम और उनकी रग्बी टीम को मैदान में करते हुए देखा होगा, लेकिन गनीमत है कि यहां पर रग्बी और सॉकर का मैदान नहीं बना। यहां आपको जल्दी से यह भी बता देते हैं कि न्यूजीलैंड की सांसद जो हाका नृत्य कर रही हैं वो क्या है। हाका नृत्य न्यूजीलैंड के माओरी समुदाय का एक पारंपरिक युद्ध नृत्य है जिसे जोश, उत्साह और शक्ति के प्रदर्शन के रूप में किया जाता है। नृत्य समूह में किया जाता है जहां प्रतिभागी जोरदार आवाजों, हाथ की हरकतों और चेहरे की भंगिमाओं जैसे आंखें चौड़ी करके जीभ बाहर निकालकर अपनी ऊर्जा और भावनाएं प्रकट करते हैं। हाका नृत्य केवल युद्ध के लिए नहीं, इसके अन्य प्रकार भी हैं जिन्हें अलग अलग अवसरों पर किया जाता है, जैसे मेहमानों के स्वागत के दौरान, विवाह और शोक सभाओं में और खेल आयोजनों में भी ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य माओरी समुदाय की पहचान का प्रतीक है और न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक भी है। न्यूजीलैंड की सांसद हाना जो हाका नृत्य कर रही हैं वो इतना वायरल और ट्रेंडिंग है कि अब ये पूरे देश में फैल रहा है। न्यूजीलैंड सेना के जवानों का ये वीडियो देखिए, ये भी हाका नृत्य कर रहे हैं। महिला सांसद के बाद न्यूजीलैंड आर्मी के जवानों ने अपने नए कमांडरों का स्वागत इसी नृत्य से कुछ इसी अंदाज में किया।